नमस्कार दोस्तों आज कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। ये सारे सवाल सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन सारे सवालों के आसपास न केवल आरएसएस बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति भी इसी के भीतर समा जाती है और इन सारे सवालों के आसपास भविष्य के भीतर आरएसएस बचेगा तो फिर कैसे बचेगा, भारतीय जनता पार्टी की उपयोगिता बची रहेगी तो फिर कैसे बचेगी। और ऐसे में सियासी तौर पर इस भारत देश के भीतर जब जितना बड़ा बदलाव बीते 10 सालों के भीतर किया गया, इस देश ने देखा समझा, उसके भीतर एक ही नाम, शायद नरेंद्र मोदी का नाम एक ऐसी राजनीतिक बिसात को इस देश के भीतर बिछा चुका है जिसके दाएं बाएं इधर उधर देखने की स्थिति में अब कोई नहीं है। लेकिन 10 सालों के बाद की परिस्थितियां इस देश के भीतर ऐसी बन रही है जहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी शायद आरएसएस को, शायद भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की राजनीति के उस पांव को डिगा देती है, यानी ये कहे कि उसकी अपनी राजनीतिक जमीन के ऊपर सीधा प्रहार करती है। और भारत देश की राजनीति और देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सोच के साथ अगर जुड़ रही है तो फिर ऐसे में आरएसएस क्या करेगी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। संयोग से पहली बार इस देश के भीतर ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने लगा है जहां पर अब आरएसएस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अपने विचारों को और विचारों के जरिए लोगों को प्रभावित कर पाने की स्थिति में होते होंगे, वह इस सारे सवाल के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या सच में इस देश के भीतर जो तमाम सारे राज्यों के भीतर जो चुनाव होने हैं, उसमें भी खास तौर पे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, वह यदि भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रहा तो फिर क्या होना चाहिए, और क्या इतने बड़े फैसले के लिए इस भारत देश के भीतर वह व्यक्ति जो बीते 10 सालों से इस भारत देश की राजनीति का स्वाद केवल अपने आसपास समेटता चला गया, उससे हट करके इस दौर में कोई सोच भी सकता है क्या। 3 दिन तक केरल के मलक्कर में बैठक होती है और उस बैठक के भीतर की जो अनुगुंज होती है वो सरल शब्दों में, आसान भाषा में कहे तो केवल इतना कहा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार के साथ संघ का जुड़ाव नहीं होना चाहिए, यानी ये कहे कि संघ मुक्त मोदी सरकार। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ न केवल जुड़ाव होना चाहिए बल्कि ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आरएसएस होनी चाहिए, यानी आरएसएस के जुड़ाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है। ये सारे अंतर्विरोध खुले तौर पर इस बैठक से बातें निकल कर गई, यानी सरकार को संघ डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना आरएसएस के नहीं चलेगी, यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आरएसएस चलाएगा। संगठन यदि दिल्ली की सत्ता के पास न हो, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के पास न हो, तो उसकी अपनी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी, यानी ये कहे कि क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की परिस्थितियों के बाद अब जो 4 राज्यों के भीतर जो चुनाव होने हैं, 2 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं और 2 राज्यों में इसके बाद होंगे, जो झारखंड और महाराष्ट्र का नंबर इस चुनाव के बाद आएगा। लेकिन इस दौर में महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है और महाराष्ट्र की हार को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में आरएसएस भी क्यों नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी क्यों नहीं है, कॉर्पोरेट भी क्यों नहीं है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह क्यों नहीं है इस दौर में। सवाल है, इस सवाल के अक्ष तले इस देश के भीतर वो सारे सवाल को आज समझने की जरूरत है और इस बात को समझिए आप भी, क्योंकि जहां पर इस बात को तय माना जा रहा है यदि 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम यदि भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं होते हैं या नरेंद्र मोदी के अनुकूल नहीं होती है तो आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जिस पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाए, वह अपना विकल्प खुद बताए या फिर आरएसएस संघ उसमें समाहित हो जाए और आरएसएस द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही इस भारत देश का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन ये गद्दी छोड़ने की परिस्थितियों के पीछे की पूरी जो सोच है जरा उसको भी आज समझ लीजिए एक झटके में, क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि इस देश के भीतर चुनावी हार से आरएसएस का अपना अस्तित्व भी जुड़ गया। और चुनावी हार तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई मौकों पर चखी है, लेकिन फिर ऐसे कौन से हालात उत्पन्न हो गए जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर की आवाजें भी स्वयंसेवक ये बात कहने से चूक नहीं रही है कि देखिए भविष्य में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन इस देश की राजनीतिक मिजाज पूरे तरीके से जातीय समीकरणों के आसपास है।
जो हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, उस तबके को मुख्य धारा में लाकर उनको अधिकार सौंपने का जिक्र है। यानी इस भारत देश के भीतर में जो पूरा का पूरा सिस्टम अब तक डेवलप किया गया, उसको यदि एक नजरिए से देखें तो वो ब्राह्मणवादी भी हो सकता है, वो पूंजीवादी भी हो सकता है, यानी वो कैपिटलिस्ट भी हो सकता है, तमाम सारी चीजों हो सकती है। लेकिन इस तरह के सिस्टम और वो वेस्टर्न तरीके से इस भारत देश के भीतर सिस्टम को चलाने के तौर तरीके भी हो सकते हैं। और शायद उसी का ये हश्र है कि जिस कॉरपोरेट से प्रेम एक वक्त कांग्रेस को हुआ करता था, बीते 10 सालों में वह बदल गया। यानी ये कहे कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कॉरपोरेट को राजनीतिक निशाने पर लिया और खुद वह दलित आदिवासी पिछड़ों के बीच जाकर खड़े हो गए। और वहीं दूसरी ओर जो इस भारत देश की आम जनता के साथ जुड़ने के लिए जो एक अलग पार्टी बनाने की सोच जो भारतीय जनता पार्टी की रही इस देश के भीतर, उसके नायक खुद नरेंद्र मोदी एक ही झटके में उस राजनीति के भीतर जाकर समा गए, जिस राजनीति का मूल मंत्र कॉरपोरेट और पूंजी पर जाकर के अटक जाता है। यहीं से इन 10 सारे साल के भीतर इतने सारे सवाल उत्पन्न होने लगे, क्योंकि अब जो स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, उस संघ परिवार के भीतर की स्क्रिप्ट हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर चलने की भीतर की स्क्रिप्ट हो, उस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री फिट बैठ नहीं रहे हैं। और भारत देश के भीतर जितना मैसेज इस दौर में फैल चुका है सामाजिक और आर्थिक तौर पर, क्योंकि गरीबी से लोग निकल गए, इसके बावजूद भी 5 किलो अनाज हमको 82 करोड़ लोगों को बांटना है। वाह, इस देश में गरीबी की रेखा पीछे छूट गई, इसके बावजूद भी बेनिफिशियरी के खाते में सीधे पैसा डालना है। इस दौर में हम विकसित भारत बनाने की राह को समझ चुके हैं, पकड़ चुके हैं, लेकिन सब्सिडी हमको खाद के ऊपर देनी है, बीज तक के ऊपर देनी है, उसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास बचता नहीं। आखिर न्यूनतम मजदूरी दे पाने की स्थिति में यह देश आ नहीं पा रही है, और वैसे में दुगुनी आय तो दूर, जितना आप पहले लगाए हुए हैं अगर वो अब कम हो गई, क्योंकि लागत बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई। और इस दौर में मौजूदा वक्त में चाहे वह जाति सांप्रदायिकता के बीच का वोट बैंक हो, चाहे इस भारत देश के भीतर ग्रामीण या शहरी वोट बैंक हो, या फिर ये कहे कि वर्ग के आश्रय क्लास स्ट्रगल, मिडिल क्लास के टैक्स में दबे होने की परिस्थितियां, तमाम सारी चीजों के समझने के बाद तमाम बातों को के मद्देनजर एक स्क्रिप्ट ऐसा तैयार किया जा रहा है जिसको आने वाले समय में बहुत कम मौके मिलेंगे कि ये बदलाव होंगे। क्योंकि जिन सारे सवालों का बात हम शुरुआत में आपसे किए, उस पहला सवाल ये होता है कि ऐसे में आरएसएस का विचारधारा क्या संभव है कि इस देश में जातीय समीकरणों के आसपास घुमरने लगे, और वो सारे अपने शाखाओं के प्रमुख भी जातीय आधार पर वो शाखाएं बनाने लगे। इस भारत देश के भीतर जिस हिंदुत्व की सोच को लेकर के संघ चल रही थी, क्या ऐसे में क्या ये संभव है कि संघ की पूरी सोच जातीय समीकरणों के आधार पर इस भारत देश के भीतर इस देश को विकसित बनाने, भारत देश को विकासशील बनाने, या उसके साथ इस भारत देश के मुख्य धारा के साथ एक परिवार के भीतर सबको बदल देंगे, जो संघ परिवार की सोच रही है उसके भीतर जाति समीकरण समाहित हो जाए संघ की विचारधारा में। ऐसा क्या कुछ हो गया कि 10 साल एक प्रचारक की सत्ता रही, लेकिन सवाल उठता है कि प्रचारक होकर के भी प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 10 सालों के भीतर संघ का उत्थान नहीं हो पाया। यानी 2014 के भीतर यह बात सोचा गया था कि आरएसएस यानी संघ जब 100 वर्ष पूरा करेगी, जो 2025 में पूरा कर रही है, तब इस भारत देश में 1 लाख शाखाएं होगी। 2014 के भीतर शाखाओं की संख्या करीब करीब 60,000 थी। 40,000 की बढ़ोतरी बीते 10 साल में नहीं हो पाई। कागजों पर आरएसएस ने बताया जरूर कि इस दौर में 73,400 शाखाएं हो गई है। यानी इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये तमाम सोच थी कि एक पूरी पीढ़ी एक दूसरे नंबर पर तैयार कर दी जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि दूसरे नंबर की पीढ़ी तो बड़ी दूर की गोटी है। जो पीढ़ी कहीं पर मौजूद थी, एक ही झटके में इस 10 सालों के भीतर उनको अलग थलग कर दिया गया। तो शायद ऐसे में जिस स्क्रिप्ट का जिक्र आपके साथ हम कर रहे हैं, जिस बातों का जिक्र कर रहे हैं, उसके भीतर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर इस देश के प्रधानमंत्री फिट क्यों नहीं बैठते हैं, ये संघ और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के भीतर का सवाल है। तो पहला सवाल कि संघ का विचारधारा का क्या होगा। अगला सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है और दोबारा से उतने लोगों को साथ जोड़ने की पहल शुरू कर दी है, एक मिस कॉल कीजिए और आप साथ में जुड़ जाइए, यानी सदस्य बन जाइए। ये कैसे जुड़ जाइए? जिन्होंने 10 साल पहले मिस कॉल दिया था आपको, अब भी वह मिस कॉल के आश्रय ही पड़े हुए हैं। तो यह तरीका जो इस देश के भीतर
इस संगठन को विस्तार करने का, या फिर संगठन का विस्तार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का उपयोगिता कहे, और भविष्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा मिशन है या फिर कौन सा ऐसा विजन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में टिके रहने की सोच से हट करके है, शायद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये बात कोई नहीं जानता है। तो ये अगला सवाल था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए। अगला सवाल होता है कि जिस हिंदुत्व के नारे के तहत संघ का प्रचार होते चला गया, प्रसार होते चला गया, वह 2014 के बाद आकर के ठहर सा गया, सिमट सा गया, सिकुड़ सा गया। ऐसी कल्पना कैसे इस देश के भीतर की जा सकती है कि प्रचारक खुद प्रधानमंत्री है और संघ सिकुड़ रहा है? तो जिन मुद्दों के आश्रय संघ ने राजनीतिक तौर पर इस भारत देश के भीतर पहल शुरू की, उन सारी सियासी मुद्दों के भीतर सफल होने के बावजूद भी सियासी तौर पर असफलता का दाग अब भारतीय जनता पार्टी के दामन पर कश्मीर के भीतर भी क्या लगने वाला है? और ये क्या परिस्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर भी आने वाले वक्त में ढह करके एक ही झटके में गिर जाएंगे? ये तमाम सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर ही आखिर सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जहां पर संघ ने जिन 3-4 मुद्दों और 3 एजेंडों के आश्रय राजनीति की शुरुआत की थी, वो धारा 370 हो, वो अयोध्या हो, वह कॉमन सिविल कोड, यानी उन सारे परिस्थितियों को भी आप लागू नहीं कर पाए। लेकिन लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गई चीजें, इसके बावजूद भी सियासी असफलता इस समय आपके दरवाजे पर सर रख के खड़ी है। तो हिंदुत्व का नारा कहाँ गया? अगला सवाल स्वदेशी का मंत्र होता है। स्वदेशी का मंत्र लोगों का ऊर्जा और शब्द से जाकर जुड़ता है और इस देश के स्वावलंबन से जाकर जुड़ता है। ये परिस्थिति 2014 के बाद खामोश सा हो गया। स्वदेशी जागरण मंच पर कौन है, क्या है, आपको भी नहीं पता होगा। आखिरी नाम तक तो हमें भी नहीं पता। बनठेंगरी करके कुछ तो उसने मुरलीधर राव हुआ करते थे, आज भी वो हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कामकाज देखते हैं। वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इन तमाम जगहों पर बैठ करके राजनीति को साधते हैं। मुरलीधर राव यानी विचारधारा नहीं, व्यक्ति की महत्ता। व्यक्ति गायब हो गया तो उसके बाद तो पूरी लाइन ही गायब हो गई कि यही परिस्थिति इस दौर में आकर के हर जगह सिमट गई, अटक गई है, ठहर गई है, गिर गई है। इस दौर में पहली बार संघ चालक तक पहुंच पाना, उनके सुरक्षा के दायरों को भेद पाना और उनसे फुसफुसाहट भरे सवालों को कर पाना आज के दौर में किसी स्वयंसेवक के लिए कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किल परिस्थिति है। लेकिन खैर, इन बातों को छोड़िए, स्वदेशी का मंत्र गायब, क्योंकि इस देश में इस दौर में चौथा सवाल के बाद जो आने वाला 5वां सवाल है वो पश्चिमी कंपनियों के यानी वेस्टर्न पूंजी के साथ है, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा है। इस भारत देश में स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात है, यानी रणनीतिक तरीके से जो भी है और इस दिशा में बढ़ते हुए सारे कदम है। उस वेस्टर्न देशों के भीतर ईसाई धर्म है, स्ट्रेटेजी समझिए, और मिशनरी को लेकर के छठा सवाल ये होता है कि इस देश में धर्मांतर आदिवासियों का नहीं होगा, धर्मांतर। तो ये मशीनरी से जुड़े हुए भारत देश के भीतर की इकोनॉमी को अपने देश के भीतर लेकर आएंगे, स्वदेशी मंत्र को ध्वस्त करेंगे। इस दौर के भीतर की राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए हर वो कदम उठाए जाएंगे। सारे काम कर दिए गए 10 साल के भीतर, लेकिन अभी 11वें साल में मौजूदा समय में संकट बढ़ा है। तो सवाल है कि ये अगला सवाल भी जो पश्चिमी पूंजी और पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल चलते हुए आरएसएस अब आने वाले समय में अपने स्वयंसेवकों को कौन सा पाठ पढ़ाएगा, क्योंकि अगला सवाल तो उस आधुनिक भारत से जाकर जुड़ता है जहां पर भारत देश की इकोनॉमी कॉर्पोरेट के आश्रय तीसरे नंबर पर आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगी। लेकिन सवाल है, भारत 2047 के भीतर विकसित भी हो जाएगा, तो ऐसे में डेवलपमेंट का पूरा तरीका उस वेस्टर्नाइज रूप में अपना लिया गया जहां पर पैसे की जरूरत है, कॉर्पोरेट की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, बिजनेसमैन की जरूरत है। तो वहां पे आरएसएस फिट कहां बैठती है? जो अलग पार्टी की सोच भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलती थी, वो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रक्रिया के भीतर कहां है? ऐसे में अगला सवाल शायद इसीलिए डेवलपमेंट के तौर तरीकों को लेकर के, डेवलपमेंट के जो तौर तरीके में आरएसएस ने अपने स्वयंसेवकों को आगे पाठ पढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले उन सारे संगठनकर्ताओं को पढ़ाया, उन सब के साथ साथ यह भी बताया कि दरअसल पूंजी से ज्यादा महत्व तो मानव संसाधन का होता है और ऐसे में मानव संसाधन की उपयोगिता को अपने साथ जोड़ करके परिवार कैसे बड़ा किया जा सके, उसके जरिए इस भारत देश के भीतर हिंदू समाज को तोड़ने, जोड़ने, फोड़ने, जो भी कहिए,
हर वह परिस्थिति का क्षण, चाहे वो कास्ट के आधार पे क्यों ना हो, जातीय आधार पे क्यों ना हो, उसको भी मिटाने की क्षमता हमें होगी। लेकिन एक ही झटके में इस देश के भीतर एक नई परिस्थिति सामने आकर के खड़ा हो गया, और वह कब कैसे, कब कैसे कैसे कहाँ था दे। इन सारे सवालों के बाद असल सवाल जो अब तक कोई इस बात पर कभी ध्यान दिया नहीं कि कॉरपोरेट के जरिए जो सीएसआर का पैसा है, शुरुआत संघ की यहीं से की गई। 2014 के बाद जो सीएसआर का पैसा था, जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनाई जाती है कॉरपोरेट के जरिए, और जो पूंजी इस सीएसआर का देती है, उसको भारत सरकार इससे पहले अलग अलग योजनाओं के भीतर लगाया करती थी। कहीं गांव को डेवलप करना है, तो फिर कहीं घने जंगलों को और अधिक घना करना है, ये तो नहीं कहेंगे उसको काट देनी है, कहीं पर चीजों को विकसित करना है, इस भारत देश के अनुकूल बनाना है, ये सीएसआर का फंड था। लेकिन उस पूरे सीएसआर के फंड को आरएसएस के प्रकल्पों से जोड़ दिया गया, यानी संघ अपने तौर तरीके से उन सारे प्रकल्पों को पूरा करने के लिए उस सीएसआर के पैसे का उपयोग राजनीतिक रूप से किया और करने भी लगा। इसका हासिल ये हुआ कि एक ही झटके में संघ की जो भागीदारी या जो सरोकार अपने अपने गांव, अपने अपने जिले, अपने अपने कस्बे, अपने अपने पंचायत के भीतर जो अलग अलग स्वयंसेवक काम कर रहे थे, उनके सामने अब एक ही सवाल था कि पैसा आ रहा है, उसका उपयोग कैसे करें। और जब आपके सामने एक बात बोल रहे हैं, तो पता नहीं, गुजरात का डांग इलाका, कहीं ना कहीं डांग का इलाका बहुत पिछड़ा इलाका होता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है गुजरात का। एक समय वहीं पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के, तो वहां उन्होंने आरएसएस के एक सभा सम्मेलन करवाया था। उनको भारी सुविधाओं के साथ वहां पर लाभ दिया था, जैसे अहमदाबाद या गांधीनगर के भीतर कोई बड़ा सेमिनार हो, या सूरत में कोई बड़ा सेमिनार हो, उसी अंदाज में, और कॉर्पोरेट के सेमिनार हो गुजरात के भीतर, उसी अंदाज में डांग में नरेंद्र मोदी कार्यक्रम कर रहे थे। डांग की स्थिति उस दौर में वैसे थी जब वहां के वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और आज जब है तो उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। डांग के जनसंख्या करीब करीब 3 लाख के आसपास होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरनई की पूरी जनसंख्या करीब 4.5 लाख के आसपास होती है। यानी दिल्ली के भीतर जो एनडीएमसी का इलाका होता है, उसके दायरे में आने वाले जो घर और जनसंख्या वह भी ज्यादा हो। जो एनडीएमसी जो दिल्ली का जो कह रहे हैं, जो वीआईपी इलाका होता है, जो लुटियंस की दिल्ली जिसको कहते हैं, उसके दायरे में भी ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन ऐसे में दिल्ली के एक मोहल्ले से भी छोटा जो देश, उस देश के साथ संबंध बनाने और आर्थिक व्यापार के रास्ते खोलने तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, जब इस भारत देश के सारे आर्थिक रास्ते कॉरपोरेट के जरिए खुल रहे हैं, और कॉरपोरेट और सत्ता की भागीदारी उस पूंजी के ऊपर जाकर टिक गई है, जहां पर पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक पैसा साथ देगी राजनीति करने में, और इस देश में कॉरपोरेट के मुनाफे को बनाने के लिए तमाम तरह की प्रक्रियाएं। इस दायरे में संघ कहाँ फिट बैठता है? या भारतीय जनता पार्टी का सोच जो सियासी तौर पर खड़ी होती है, वो सोच कहाँ फिट बैठती है? तो आप कहेंगे ये तो कहीं नहीं फिट बैठती है। ये सारे सवाल है। अगला सवाल जो इस देश के आरएसएस का जो मर्म है, इस देश का एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए इस देश में 2014-15 में भर्तियां एचआरडी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो वहां से हट करके निकाल करके एजुकेशन का अलग किया गया, लेकिन एचआरडी में आरएसएस के तमाम सारे लोग भर गए। इतनी बड़ी संख्या में वो तय करने लगे इस भारत देश के भीतर क्या पढ़ाया जाएगा, कोर्स क्या होगा, प्राइमरी शिक्षा जो है ऐसे कैसे नहीं चलेगी, उच्च शिक्षा के दायरे में आखिर कैसे, किस रूप में गोलवलकर शामिल हो जाए, सावरकर शामिल हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर कांग्रेस के भीतर के जो विरोध के लोग थे, वो मेन स्ट्रीम में कांग्रेसी तौर पर आ जाए। जो इतिहास लेखन है, उसको माना गया कि वह वामपंथियों ने लिखा या उन कांग्रेसियों ने लिखा जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे, तो उसको बदल दिया जाए। लेकिन बीते 10 सालों के बाद जब सारे इन फाइलों को पलटना शुरू कीजिएगा, तो पता चलेगा दरअसल इस एजुकेशन सिस्टम के भीतर तो कोई एजुकेशन की स्थिति बची ही नहीं। केवल पेपर पे लिखते चले जाइए और उसके बाद इस बात को मानते रहिए कि जो लिख दिया वो अंतिम सत्य है और वो शायद लागू भी हो। लागू कुछ नहीं हुआ। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो पैसे पे आकर के टिक गई, वो भी ये बात जताती है। अब इन सारे सवालों के अक्षतले संघ के लिए सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में अब ये हो चला है कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की जब उम्र हो रही थी, तब वह एक अल्टरनेटिव चेहरा खोज रहे थे, उसकी जिक्र करते हैं। उस समय 3-4 नाम सामने आए थे। उस समय गोवा के मुख्यमंत्री एक जो
हमारे बीच आप नहीं रहे। मनोहर पर्रिकर थे, दूसरे शिवराज सिंह चौहान थे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तीसरे नितिन गडकरी थे जो अध्यक्ष बन गए थे और वो आरएसएस के बहुत करीब थे, मोहन भागवत जी के भी बेहद करीब थे, और चौथे व्यक्ति के तौर पर लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे थे कि हम भी मेन स्ट्रीम में आ जाए, उस दौर में वो शामिल हो जाए। आखिर कॉरपोरेट का आसरा, पैसे के आसरा, तमाम सारी चीजें जिस रूप में क्रिएट की गई गुजरात मोटल के आसरे, अब उसको बताने या दिखाने का मौका है नहीं। ये मौका तो ये है कि जिस भी मॉडल के आसरे धीरे धीरे एक प्रचारक से प्रधानमंत्री बनना, और उसी प्रचारक को बनाने वाले आरएसएस के भीतर अब ये सारे सवाल है कि यदि वह कंटिन्यू गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री अब अगर कंटिन्यू करते हैं और इन 4 राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी को हार मिल जाती है और इस भारत देश के भीतर के कहते हैं ना नब्ज में ये अगर कास्ट सेंसस, जातीय समीकरण अगर सियासी तौर पर ये गुत्था गुत्थी करने लगी और सामाजिक तौर पर इस भारत देश के भीतर हाशिए पर पड़े हुए तबकों में मुख्य धारा में उसको लाने की जो राजनीतिक प्रयोग जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस देश के भीतर कर रहे हैं, अगर वो तमाम सारी चीजें इस भारत देश के भीतर नहीं लाएंगे तो फिर आप खुद फेंका जाएंगे। यानी संघ के भीतर भी अपने अस्तित्व का संकट है, और इसीलिए इस दौर में अगला सवाल होता है कि कास्ट सेंसस, जातीय समीकरण और कास्ट यानी जातीय जनगणना आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोक नहीं सकते हैं तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में इसको लागू कराएं, क्योंकि उनका अपना एक स्वर्णिम काल है जो उनके तर्ज पर उनको स्थापित करता है और बहुमत के साथ स्थापित करता है, जो लंबे समय तक कोई बहुमत के साथ नहीं आए। अगली बार पर यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री लगातार नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी बन गए इस देश के, तो क्या ऐसे में अब स्थिति 2025 के भीतर ऐसी नई स्थिति आकर खड़ी होगी, क्योंकि आपने ऐलान कर दिया कि अब इस भारत देश के भीतर जनसंख्या गिनी जा रही है, सेंसस हो रहा है और जातीय जनगणना का सवाल देश के आम लोगों के भीतर भर गया, उसके साथ साथ संविधान का सवाल भी उसी दायरे में अगर टिक गया, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के रहे और वो कास्ट सेंसस, जातीय समीकरण या जातीय जनगणना करना शुरू करवा दे, तो कहा जाएगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कहने पे ही तो ये तमाम सारी चीज किया गया, तो क्यों ना उसको दरकिनार किया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आए। लेकिन जो इस दौर में इस देश की जो आर्थिक स्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो इतना ज्यादा बिगड़ गई है कि उसको पटरी पे लाने की संभावना बनेगी कैसे? वो कोई भी हो, वो कोई भी नाम हो, क्योंकि तत्काल में तो संसदीय व्यवस्था ये कहती है कि आंकड़ों के हिसाब से एनडीए की सरकार है भारत में, तो एनडीए से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो इस भारत देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को संभाल पाने में वो सक्षम हो नहीं पाएंगे। ये एक मौजूदा वक्त का सच है। सच तो इस दौर का ये भी है कि अगर इंडिया गठबंधन तत्काल में उसको सत्ता सौंप दिया जाए तो भारत देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां एक ही झटके में डामाडोल ही होगी और ज्यादा डामाडोल होगी। अगर ये परिस्थितियां बनती है तो क्या आप किनको याद करेंगे? पहले कौन था? पहले नरेंद्र मोदी थे, तो फिर वह कौन थे? वो प्रचारक थे, वो संघ से निकले थे, आरएसएस से निकल के आए थे। यानी उस पूरे थ्योरी को दोबारा जीवित कैसे किया जा सकता है? लेकिन सवाल उठता है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद पर यानी प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ही अगर मौजूद रहे, अगर वो अपने तर्ज पर इस देश में कास्ट सेंसस भी करवा ले, जातीय जनगणना करा ले, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी गंवा बैठे, बिहार तमाम सारी चीजों को, महाराष्ट्र गवा दे, तमाम सारी चीजों को गवाते गवाते 2029 के लोकसभा के चौखट पे आकर के ठहर जाइए, तो इस भारत देश का जो 15 वर्ष का जो इतिहास होगा 2014 से 2029 तक, तो सियासी तौर पर कोई किसी को क्षमा करने की स्थिति में नहीं होगा। लेकिन एक पूरी प्रक्रिया के तहत बीते 10 सालों के भीतर जो कुछ भी हुआ, जो इस भारत देश के भीतर सरकारी संस्थानों के साथ हुआ, जो खेल आरबीआई के साथ हुआ, जो परिस्थितियां जुडिशरी को लेकर के बनाई गई देश के भीतर, जिन परिस्थितियों के साथ देश का मेन स्ट्रीम मीडिया को नतमस्तक करा दिया गया, और तमाम सारे परिस्थितियों को अगर एक साथ इकट्ठा कीजिएगा तो क्या एक ऐसा समय मिल सकता है जो अपने तौर पर तो स्वार्थ का काम करे और 2025 से 2029 के बीच वह उस शॉक एब्जर्वर के तौर पर इस देश के भीतर मौजूद रहे, जहां पर संघ की साख लौट आए, उसकी विचारधारा लौटने लगे, उसके साथ खड़े लोगों को मान्यता मिलने लगे, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने विजन को नए दृष्टि से सामने इस देश के भीतर लाने की सोचे तो क्या इसीलिए यह एक ऐसी प्लानिंग की परिस्थिति है जो पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको साथ जोड़ करके ये पूरा खेल शुरू हो गया है।
क्योंकि जब ये बात बोला गया कि मौजूदा सरकार अपने तौर पर काम करे और संघ उसके साथ नहीं जुड़े, तो इसका पहला संदेश इस देश के भीतर ये आया कि दरअसल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को तय करे कि उनका अल्टरनेटिव कौन होगा। यानी ये कहे इन 4 राज्यों के भीतर अगर हार मिल गई, इसको हर कोई लगभग मान ला, और उसके बाद की परिस्थितियां जैसे भी होगी उसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। तो सवाल उठता है इस दौर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या आरएसएस संघ की इस प्लानिंग के साथ, क्या आरएसएस अपने अस्तित्व को और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की राजनीति को देखते हुए जो प्लान तैयार करेगी, क्या उसको नरेंद्र मोदी इस दौर में मान लेंगे? वहीं अगली बात कि जब सत्ता का नशा चढ़ता है और सत्ता में बैठ करके सत्ता का ताकत का एहसास होता है, तो उस सत्ता को छोड़ने की ताकत क्या नरेंद्र मोदी के भीतर इस समय में आ जाएगी, जब सब कुछ एक एक करके वह छान रहे हैं कि स्थितियां और विकट होने वाली है, संसद के बाहर भी संसद के भीतर भी, संसद से सड़क तक। इन दोनों सवालों के आसपास ये पूरी प्लानिंग अपने तौर पर इस देश के भीतर चल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि इस प्लानिंग का एक सिरा इस बात को स्पष्ट करता है कि इस भारत देश की राजनीतिक मिजाज बीते 10 सालों के भीतर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए जितनी विकट परिस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गवर्नेंस के आसरे खड़ी कर दी इस देश के भीतर, दूसरी ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उस राजनीति को इस देश को जगा दिया है जिसके साथ कांग्रेस कभी चलती नहीं थी, कभी टिकती नहीं थी, कभी दिखती नहीं थी। और इस भारत देश के भीतर मंडल से निकली हुई राजनीतिक दल हो या फिर संघ, उन इस बातों का जिक्र गाहे बगाहे वो अपने तौर पे करते रहता था इस देश के भीतर। लेकिन समूची राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस भारत देश की उस राजनीति को पलटने की उस परिभाषा को गढ़ डाला जिसको मिटा पाना अब शायद किसी के बूते में है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।